हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को फिनिश कर लिया था, वहां पर हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को डील कर लिया, बस वहां पे टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाकी है। अच्छा देखिए क्या था कि एक जगह एक वीडियो में शायद एक हिंदी और इंग्लिश में मिसमैच हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा। जैसे ना अवतल और उत्तल दर्पण में, तो अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी, तो ये ध्यान रखिएगा, उसको सुधार लीजिएगा, वो थोड़ी सी गलती हुई थी। अच्छा आपको की जो भी सजेशंस हो या जो भी कमियां आपको दिख रही हो जरूर बताइए। थोड़ी सी सेटअप की लैक है, दिक्कतें हैं, इसी तरह से बस हम लोग बस आपको वीडियो प्रोवाइड हो जा रहा है, और जो भी क्वालिटीज हैं धीरे धीरे सुधरती जाएंगी, और आफ्टर दैट जब हमारे पास एक अच्छी सेटअप हो जाएगी उसके बाद जो वीडियो की क्वालिटी, साउंड, सारी चीजें बेस्ट हो जाएंगी। बट फिर भी अभी मिला जुला करके ठीक है। हाँ हमने बस यही प्रयास किया है कि जितना तक हो सके मैक्सिमम अधिक से अधिक सारी चीजें बता दी जाए। बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं आपको काम यही करना चाहिए कि आप एक के पास जो बोर्ड की बुक है उस बुक के सहारे हेल्प लेकर के जो ये वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई जा रही है जो आपको पढ़ना है उसे टिक आउट करते जाइए कि हाँ ये चीज मेरी खत्म हो गई है। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन, मतलब वहां पे पढ़े थे प्रावर्तन, अब में पढ़ना है अपवर्तन। तो हेडिंग डालेंगे और फिर से हम पहले क्या करेंगे, बाउंड्री क्रिएट करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी डील करेंगे। यहाँ ये भी क्लासेस करीब करीब अपवर्तन खत्म करने में मिनिमम हमें ऑन एन एवरेज 10 घंटे के करीब आपके लगेंगे, 10 से 11 घंटे के करीब, मतलब 10 या 12 लेक्चर, यानी 11 लेक्चर के करीब लगेंगे, तब आपका अपवर्तन खत्म हो जाएगा, यानी कि प्रावर्तन खत्म, अपवर्तन खत्म। उसके बाद बचा रहेगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में भी वही 10 आवर्स ले सकते हो आप, तो 10 के करीब वहां पे, और जो भी आपको प्रिज्म के बारे में जानना है तो भी 1 से 2 आवर्स, और फिर जो बची है तो थोड़ी थोड़ी चीजें, उन सारी चीजों को फिनिश करने में ऑन एन एवरेज अच्छे खासे टाइम लगेंगे, बट क्योंकि लाइट का बहुत बड़ा पोर्शन है उसको फिनिश कर दिया जाएगा। और इधर से हम लोग गॉस लॉ को कंटिन्यू कर रहे थे, वहां पे फिर कैपेसिटर बता दी जाएगी आपको, करंट, इतना तक हो सकता है क्लास ओपन होते होते इतना आपको कवर कर दिया जाए। चलिए हेडिंग डाला जाए, रिफ्रैक्शन, इसको हिंदी बोलते हैं अपवर्तन। ओके क्या, तो इसका बहुत बेसिक, बहुत छोटा सा अंडरस्टैंडिंग हम पहले वाले वीडियो में सबसे फर्स्ट लेक्चर में लिए थे कि अपवर्तन में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसी को हम डिटेल पढ़ेंगे और इस पे जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं सारे न्यूमेरिकल का टाइप डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके, अब सबसे पहले तो ठीक है सर कि अपवर्तन कहते हैं किसको, तो पहले हम यह जानेंगे। देखिए जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो देखा यह जाता है कि वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे, हेलो, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि देखो यह है प्रकाश की किरण, यहाँ माध्यम 1 है, मीडियम 1, और यह है मीडियम 2। अब प्रकाश की किरण एक माध्यम में तो सीधी चल रही थी, हम सभी को पता है कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गति करती है जब माध्यम समान हो, या उसको बोला जाता है होमोजीनियस, समांगी, यानी एक समान मिश्रण हो, मतलब एक समान मीडियम हो। और एक होता है नॉन होमोजीनियस, उसी को आप लोग हेट्रोजीनियस, आपको केमिस्ट्री में जब सॉल्यूशन पढ़ाया जाता है विलियन, तो वहां पे बताया जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और हेलो 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 हेलो, होमोजीनियस मिक्सचर एंड नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। तो वहां पर आपको पढ़ाया जाता है होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, नॉन होमोजीनियस। उसी तरह से जो माध्यम होती है वो बोली जाती है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो देखो ये जो लाइन है, ये जो सतह है, इसके ऊपर में, हेलो, हाँ, ये जो सतह है इसके ऊपर में क्या देखा जाता है कि माध्यम एक समान है, इसके नीचे माध्यम अलग है बट खुद में एक समान है। ओके,
तो क्या बोला जाता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में चाहे होमोजीनियस मीडियम में मूव करती है तो वह सीधी रेखा में गति करती है, परंतु जैसे ही वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे आएगी, यहाँ आने के बाद इसको तो जाना चाहिए था इस तरह से, मतलब इसी पाथ पे, बट होगा क्या कि अपने पथ से विचलित हो जाएगी, या तो इधर या तो इधर इधर, बट इस रास्ते पर नहीं जाएगी, यानी इस रास्ते पे नहीं जाएगी। तो अपवर्तन का सबसे मतलब बेसिक टर्म ये है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उस अवस्था में वह अपने पथ से विचलित हो जाती है और इसी विचलन को हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन इज अ फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन इट पासेस फ्रॉम चेंज ऑफ मीडियम, यानी कि जब प्रकाश की किरण बदलते माध्यम में प्रवेश करती है या जब माध्यम चेंज करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और इसी विचलन की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। चलिए इसे लिख लेते हैं। It is the phenomena of bending या इसी को बोलते हैं डेविएशन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी कि इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग और डेविएशन ऑफ द लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन इट passes through two different medium। ओके, यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है और इसी घटना को, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसे हिंदी में भी लिख देते हैं। यानी कि हमने लिखा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए अब कुछ और पॉइंट्स जानते हैं। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं क्योंकि हम बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन पढ़ लिए थे, उसी तरह से रिफ्रैक्शन या अपवर्तन पढ़ने के लिए जो जो छोटी छोटी चीजों की जरूरत है उन सभी को हम जान लेते हैं। तो एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। ये होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। तो देखो, अब सघन और विरल, जैसे हम लोग, एक होता है डेंसिटी घनत्व, तो घनत्व होता है मास के अनुसार डिसाइड होता था, एक जानते थे मास डेंसिटी, ठीक है। उसी तरह से एक है जो
लाइट रेज है वो लाइट रेज जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो विचलित हो जाती है। विचलित होने की घटना से एक चीज पता चलता है हमें कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो रही है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो रही है। तो यहाँ पे एक टर्म जानना है, ऐसे ना इसको ऐसे ना बोल करके इसे तो बोला जाता है ऑप्टिकली रेयर और नीचे भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मतलब जब जिस कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पाया जाता है कि उस प्रकाश की किरण की स्पीड में या वेवलेंथ में या तरंगदैर्घ्य में चेंज हो जाती है, वो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। तो देखा यह जाता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम है। तब क्या कहा जाता है कि यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि वह विरल माध्यम है, जिसमें प्रकाश की चाल कम है उससे बोला जाएगा कि सघन माध्यम है। अच्छा, यहाँ से एक चीज नया टर्म जानना है, ऑप्टिकली। ऑप्टिकली मतलब हमको यह पता लगता है कि ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मान लेते हैं यहाँ पे एयर है और अगली बार इसमें भर देते हैं वाटर, ठीक है। अब देखा गया कि इससे जब लाइट रेज पास करती है तो इसका स्पीड कुछ आता है c, यानी मान लेते हैं कुछ है, और इससे मान लेते हैं v आता है। तो देखा यह जाता है कि यह स्पीड ज्यादा है और यह स्पीड कम है। तो देखा क्या गया, इसको बोलते हैं ऑप्टिकली, मतलब प्रकाश की किरण के लिए, यह प्रकाश की किरण के लिए विरल माध्यम है और यह प्रकाश की किरण के लिए सघन माध्यम है। ओके, अब देखिए तो सघन और विरल एक रिलेटिव टर्म है। कोई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सघन होगी तो तीसरे के रिस्पेक्ट में वो विरल भी हो सकती है। डिपेंड कर सकता है कि हम किससे किसका कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे ग्लास है, एयर वाटर ग्लास। तो देखिए यह और यह इन दोनों का कंपैरिजन करिएगा तो यह हो जाएगा विरल, यह हो जाएगा सघन। उसी तरह से देखिए इन दोनों का करिएगा तो अभी यह सघन था तो इसके लिए हो जाएगा विरल और यह हो जाएगा सघन। इसीलिए बोला जाता है कि यह एक रिलेटिव टर्म है, डिपेंड करता है कि हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम तो ये तो समझ गए कि ठीक है सर, एक माध्यम विरल होती है, एक माध्यम सघन होती है। तो कहा जाता है कि जो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास दो मीडियम है तो हम तो ऐसे बोल देंगे कि सर यह डेंसर है, यह रेयर है। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे हवा है, यहाँ पे पानी है, तो यह रेयर मीडियम विरल माध्यम है, यह सघन माध्यम है। परंतु इसको मेजर करने के लिए एक टर्म है, ओके ना, कि हम किसी माध्यम को कैसे कह सकते हैं कि यह डेंसर है और यह रेयर है। तो उसको मापने के लिए एक टर्म है जिसे बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अपवर्तनांक। तो यहाँ पे देखिए अगला टर्म है, नया मतलब छोटा सा हेडिंग डालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको म्यू से सूचित करते हैं और आप इसे RI भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। ओके, क्या अपवर्तनांक करता क्या है? अपवर्तनांक हमें यह बताता है कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयर है। ओके, क्या, और इसे कैसे डिफाइन करते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू C बाई V। ओके, क्या यह है किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक यह है प्रकाश की चाल, यह है प्रकाश की चाल, यहां प्रकाश की चाल हवा में लिखिए या वैक्यूम यानी निर्वात में, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, यहां है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि इसको हम कैसे समझेंगे, अपवर्तनांक हमें यह बताता है, जैसे देखिए यह एक बॉक्स है तो इसको पहली बार इसमें हवा भर देते हैं एयर, अब यहां से लाइट रेज पास करते हैं प्रकाश की किरण, तब देखा जाता है कि इसका स्पीड है c यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगली बार क्या करेंगे कि इसमें एयर न भर करके इसमें भर देते हैं कोई चीज वाटर, तो वाटर पानी भर दिया गया।
अब देखिए इससे जब प्रकाश की किरण भेजते हैं तो देखा जाता है कि इसकी वेलोसिटी है जो v है। ओके क्या, तो हम क्या करेंगे कि प्रकाश की चाल हवा में या निर्वात में बटा प्रकाश की चाल उस माध्यम में, जब दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाता है तब हमें पता चलता है कि उसका अपवर्तनांक कितना है। अपवर्तनांक हमें यह बताता है कि प्रकाश को बेंड करने की कैपेसिटी कितना है। जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वह प्रकाश को ज्यादा बेंड करेगा, मतलब जाना चाहिए था इस दिशा में। जैसे आप सोच सकते हो, पहले नोट कर लीजिए। जैसे देखिए हमने देखा कि यदि हमारे पास एक जगह रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2, यह मानते हैं कि 2 दिया हुआ और यह 4, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि पहले में प्रकाश की किरण इस तरह से जा रही थी तो जाना चाहिए था ऐसे, तो विचलन इतना हुआ। तो दूसरे में प्रकाश की किरण इस तरह से जाना चाहिए था तो इसमें विचलन कुछ ज्यादा होगा इससे, ठीक है। यानी जिसमें प्रकाश, जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा उसका विचलन उतना ही अधिक होगा। यानी अपने पथ से ये जो एंगल है अगर 30 डिग्री है तो 30 से तो ज्यादा ही होगा। मतलब अपवर्तनांक हमें बेंडिंग कैपेसिटी बताता है कि कितना प्रकाश की किरण मुड़ेगी। जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा वह ज्यादा बेंड करेगी, मतलब अपने पथ से विचलित होगी। चलिए अब कुछ पदार्थ का अपवर्तनांक टिप्स पे याद होना चाहिए और ये क्वेश्चन 2 3 4 5 करते करते आपको याद भी हो जाएगा। जैसे एयर, हवा का अपवर्तनांक 1, वाटर का होता है 1.33 या इसको 4/3 भी कहते हैं। उसके बाद होता है ग्लास यानी शीशा, तो इसका होता है 1.5 यानी 3/2। अच्छा, और एक चीज और याद रखिएगा, डायमंड मतलब हीरा, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2. ये चारों याद रखिएगा क्योंकि जनरली ना क्वेश्चंस में ये नहीं दिए होते हैं, कभी कभी दे देगा और कभी कभी नहीं दिया होता है। वो आपको समझना होता है। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सेट करने वाला ये समझता है कि आपको ये सारी चीजें याद होंगी, अदरवाइज दे ही देता है। बट फिर भी हम याद रखेंगे कि हवा का तो 1 है, पानी का 4/3 चाहे 1.33, ग्लास का 1.5, डायमंड का सबसे ज्यादा 2.4 होता है। अब चलते हैं एक नेक्स्ट टर्म जानते हैं। अब देखिए यहाँ मीडियम 1 और इस इधर है मीडियम 2। मानते हैं कि इसका अपवर्तनांक μ1 है और इसका अपवर्तनांक μ2 है। यह अभिलंब है। तो देखिए प्रकाश की किरण इस तरह से आएगी तो यह हो गया आपतन कोण, और जाना चाहिए था इसको तो ऐसे, बट ऐसे नहीं जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी और ऐसे चलते। यह हो गया अपवर्तन कोण आर। ओके क्या, तो यह है आपतित किरण, यह है अपवर्तित किरण। रिफ्रैक्टेड रे, और यह क्या है इंसिडेंट रे, आपतित किरण। यह है आपतित किरण, यह है अपवर्तित किरण। अच्छा, यहाँ पे है क्या कि μ1 छोटा है या μ2 बड़ा है, यानी कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो ये नीचे आप लिख लीजिएगा इस फिगर को बना करके कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अगले फिगर को ड्रॉ करेंगे। चलिए अब क्या है कि इस बार हमने क्या किया है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, मतलब 1 का अपवर्तनांक ज्यादा है, 2 का अपवर्तनांक कम है। मतलब ऊपर है सघन माध्यम और नीचे कैसा माध्यम होगा, विरल। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वह सघन माध्यम, जिसका अपवर्तनांक कम वह विरल माध्यम है। अब देखिए प्रकाश की किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, बट यह जाएगी
इस तरह से। तो यह हो गई अपवर्तन कोण, ठीक है, या आपतन कोण या अपवर्तन कोण या अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड। यानी कि यह दोनों फिगर बना करके उसके नीचे आपको लिख देना चाहिए पहले में कि यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर जाएगी और विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ओके, चलिए यदि आपने फिगर ड्रॉ कर लिया है तब आगे हम बढ़ते हैं, पुनः नेक्स्ट स्टार पॉइंट देंगे। देखिए अभी सारी बेसिक चीजें हम कर रहे हैं। अब हेडिंग डालेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के नियम। वहां भी था दो नियम और एक वेक्टर फॉर्म था, यहाँ भी वेक्टर फॉर्म होता है, वो भी हम आपको इसी के प्लेलिस्ट में होगा क्योंकि वो करने में थोड़ा टाइम लगेगा और सिलेबस काफी ज्यादा है क्योंकि उसका रिजल्ट याद होना चाहिए आपको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रूफ तो करने को आएगा नहीं, बट फिर भी हम उसका प्रूफ आपके इसके प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप कभी भी उसे देख सकते हो। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, मतलब इंसिडेंट रे, refracted ray and normal lies in the same plane। ओके क्या, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में मतलब एक ही तल में पाई जाती है। और सेकंड जो है, सेकंड लॉ जिसे बोला जाता है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स का नियम। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब कोण, ठीक है, का अनुपात हमेशा नियत होती है जब तक माध्यम एक समान हो। यानी कि यदि माध्यम एक समान है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात मतलब कोण का अनुपात हमेशा एक समान होता है। अब इसे थोड़ा अच्छे से डिटेल में जानेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा इस लॉ को हम हेल्प लेंगे। तो चलिए स्पेशल हेडिंग डालते हैं स्नेल्स लॉ। और क्या है कि रेशियो ऑफ द इंसिडेंट रे एंगल एंड रिफ्लेक्टेड रे एंगल का साइन फॉर्म का अनुपात हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसको समझते हैं कि क्या यह कहना चाहता है। चलिए पर हेडिंग डाल दीजिएगा स्नेल्स लॉ और यहां पे फिगर हम बनाते हैं। क्या कहना चाहता है, यह मीडियम 1 है और यह मीडियम 2 है। ओके क्या, तो मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात करते हैं। यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो स्नेल्स लॉ कहती है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो स्नेल्स लॉ कहती है कि sin I by sin R is equals to mu1 by mu2। ओके क्या, रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल
ओके, तो देखिए फिर से समझ लेते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या कहती है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल इन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अब इसे कैसे लिखा जाता है, तो देखिए साइन आई बाई साइन आर। ओके, क्या तो साइन आई बाई साइन आर, तो देखिए क्या करना है, एंगल यहां लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ले लेते हैं म्यू टू बाई म्यू वन, या देखो क्या करना है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन, या इसको याद करने का सबसे बेस्ट फॉर्म होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका साइन एंगल, तो म्यू वन इंटू साइन आई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका साइन ऑफ द एंगल, तो म्यू टू इंटू साइन आर। इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट ऑलवेज हमेशा सेम होता है, या हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन आई बाई, देखिए साइन आर, तो यहां हो जाएगा कितना म्यू टू बाई, यही स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ कहती है कि जब किसी भी सरफेस से मीडियम चेंज होती है तो ऊपर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका और जो भी एंगल है उसका प्रोडक्ट, और नीचे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका तथा जो एंगल है उसका प्रोडक्ट हमेशा ही कांस्टेंट होती है। अच्छा, अब इससे एक चीज और सीखने को मिलेगी आपको कि स्नेल्स लॉ कहती है कि साइन ऑफ द एंगल का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसका क्या मतलब है, और एक फॉर्म याद रखिए जब सबसे आसान होता है कि जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, कौन से फॉर्म में, साइन फॉर्म में, उसका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि जानते हो वो जो फॉर्म है ना साइन ए बाई साइन आर, तो हड़बड़ में ऊपर नीचे हो सकती है, बट एक फॉर्म हमेशा ध्यान रखना है कि जिधर का मीडियम उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एंगल, जिधर नीचे का मीडियम तो नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन का एंगल लेंगे, उसका प्रोडक्ट हमेशा ही सेम होनी चाहिए। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे यह देखिए ऊपर हमने रखा मीडियम वन और नीचे रखा मीडियम टू। देखिए कुछ हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, कहने का यह मतलब है देखिए हमने क्या किया, माध्यम सेम रखा, इस सतह के ऊपर का माध्यम सभी जगह सेम है, इस सतह के नीचे का माध्यम सभी जगह आपस में एक समान है। तो देखिए यह एंगल मानते हैं I1 या I2 या I3 या I4, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। माध्यम तो हमने सेम रखा है, परंतु हमने क्या किया है, प्रत्येक बार आपतित कोण का एंगल चेंज किया है, तो अपवर्तित कोण का एंगल भी चेंज कर रहा है। देखिए I1, I2, I3, I4, R1, R2, R3, R4, मतलब जैसे जैसे एंगल चेंज कर रहे हैं, अपवर्तित नहीं बोलेंगे, अपवर्तित किरण का जो एंगल है या अपवर्तन का कोण है वह भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यदि हम स्नेल्स लॉ की बात करेंगे तो स्नेल्स लॉ कहता है कि चाहे आप एंगल कुछ भी रख लो, यह और यह उसका जो अनुपात है, तो देखिए अगर इस मीडियम का हम मान लेते हैं अपवर्तनांक म्यू1 और इसका म्यू2, तो सभी जगह एक ही फॉर्मूला लगेगी। देखिए साइन I1 बाई साइन R1, साइन I2 बाई साइन R2, साइन I3 बाई साइन R3, साइन I4 बाई साइन R4 इज इक्वल्स टू, मतलब साइन का रेशियो तो क्या करेंगे, म्यू2 बाई म्यू1। यही कहना था कि हमेशा आपतन कोण और अपवर्तन कोण का साइन का रेशियो का मान हमेशा कांस्टेंट होता है। एंगल आप कुछ भी रखिए, इस तरह से यह सेट हो जाएगा दोनों कि दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के इक्वल होगा। बस यह ध्यान रखना है कि जिधर का अपवर्तनांक लेंगे उधर का एंगल लेंगे, यानी म्यू1 लेंगे तो ऊपर लेंगे साइन आई, नीचे लेंगे म्यू2 तो नीचे लेंगे साइन आर। इस बात का ध्यान रखा जाए। चलिए, यानी स्नेल्स लॉ हमको समझ में आ गया कि स्नेल्स लॉ हम हमेशा तब लगाएंगे
जहां पर माध्यम चेंज होती है और माध्यम चेंज होगी तो वहां पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे और स्नेल्स लॉ की हेल्प से हम बहुत सारे टर्म, बहुत सारे अननोन का पता कर सकते हैं। चलिए अब हेडिंग डालते हैं। कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जिसमें सबसे पहला टर्म क्या है कि इन रिफ्रैक्शन, ओके, अपवर्तन, जब अपवर्तन की घटना होगी तो देखिए क्या क्या बदलेगा। डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य यह भी चेंज होती है, परंतु फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगी। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी अपवर्तन की घटना होगी तो डायरेक्शन, स्पीड और वेवलेंथ ये तीनों तो चेंज होती है, परंतु आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होती। इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होती, इसका क्या मतलब है। देखिए इसका यह मतलब है कि यदि हमारा मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है, तो प्रकाश की किरण माना कि ऐसे चलती है और ऐसे चली जाती है। चलिए अब जहां ऐसे थी ऐसे, तो देखिए हमने बोला कि अपवर्तन में दिशा चेंज करती है, ओके कर गई। उसके बाद हमने बोला था कि स्पीड चेंज करेगी, करेगी, वेवलेंथ चेंज करेगी, करेगी। तो आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब माध्यम 1 में जो प्रकाश की आवृत्ति है वही आवृत्ति माध्यम 2 में भी आपको मिलेगी। अब इसका क्या कहने का मतलब है, देखिए आवृत्ति का मतलब आप लोग क्या जानते हो, ये मतलब फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का मतलब होता है कि कोई पार्टिकल या कोई पार्टिकल एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करती है अपनी मीन पोजीशन पे। आपको 11th क्लासेस में इन सभी चीजों के बारे में बताया गया होगा, अदरवाइज जैसे ही 11th के लेक्चर्स आएंगे तो आपको समझ आएंगी, बट फिर भी आप इतना जानते होगे कि अपने मीन पोजीशन पे कितनी बार कोई चीज ऑसिलेट कर रही है। ओके, आवृत्ति हो गया नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो देखिए इधर जो प्रकाश की किरण है इसमें जो पार्टिकल होगा वह एक सेकंड में यदि 10 बार ऑसिलेट करती है तो यहाँ भी जाएगी तो 10 बार ही करेगी। हाँ, हो सकता है कि यहाँ का वेवलेंथ ज्यादा है 10 मीटर तो यहाँ का वेवलेंथ कम हो जाए, वेवलेंथ में अंतर होगा, परंतु जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसमें कभी भी कोई अंतर नहीं होने वाली है। तो यही ध्यान रखिएगा कि जब जब अपवर्तन होती है तो आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है, दिशा चेंज करती है, उसके बाद क्या चेंज करेगी, वेवलेंथ चेंज, तरंग दैर्ध्य चेंज करेगी, उसके बाद स्पीड चेंज करेगी। ओके, बट अपवर्तन अस्य अपवर्तन और अस्य आवृत्ति, आवृत्ति में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। अब स्पेशल केस 2 देखते हैं। चलिए सेकेंड स्टार पॉइंट दीजिएगा। सेकेंड स्टार पॉइंट में है कि यदि प्रकाश की किरण, यह माध्यम 1 है, यह माध्यम 2 है, अपवर्तनांक μ1, अपवर्तनांक μ2, यदि प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत आती है, ठीक है, यदि प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत आती है तो वह बिना डेविएशन, बिना विचलन के, प्रकाश की किरण यदि सतह पर लंबवत आती है तो वह बिना विचलन के सीधी रेखा में चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, जो आपको पहले भी पढ़ाया गया है कि जब प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत आती है तो वह बिना विचलन के, जब प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत आती है तो वह बिना विचलन के कहां चली जाती है, सीधे निकल जाएगी, मतलब उसमें एंगल में, दिशा में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए क्या क्या चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन मतलब दिशा में नो चेंज, उसके बाद स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी और फ्रीक्वेंसी तो चेंज होना ही नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, बट यही किसी एंगल से आता। जैसे अब देखिए कुछ इस तरह का फिगर है, कुछ इस तरह का फिगर है जिसमें देखिए प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, जाना चाहिए था ऐसे, चली जाएगी ऐसे। अब देखिए
डायरेक्शन में चेंज है। ओके, तो डायरेक्शन चेंज कर रही है, स्पीड चेंज करेगी, वेवलेंथ चेंज करेगी और आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेगी। ओके, तो ये छोटी छोटी 2 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखिए कि नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो वहां पे मात्र 2 ही चीज चेंज करती है। चलिए अब चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक। ओके, क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्षिक अपवर्तनांक, मतलब कि दो माध्यम के अपवर्तनांक का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपवर्तनांक ज्ञात करना, उसको बोलते हैं रिलेटिव। जैसे आपने पढ़ा होगा 11th क्लासेस में रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब हम किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जानना चाहते हैं कि हमारी वेलोसिटी या किसी भी बॉडी की वेलोसिटी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, तो उसको बोला जाता था रिलेटिव वेलोसिटी। उसी तरह से यहाँ पे है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्षिक अपवर्तनांक। अब देखिए जरा, हमने देखा कि यहां माध्यम 1 है, यहां माध्यम 2 है, लाइट रेज ऐसे आ रही है, लाइट रेज ऐसे, देखिए लाइट रेज ऐसे आ रही है और जाना चाहिए था इस रास्ते से और ये ऐसे चली जा रही है, मान लिया। तो आपको सापेक्षिक अपवर्तनांक और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है, मानते हैं दिस इज एंगल आई है तो यह क्या हो जाएगा एंगल आई। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको जैसे पिछले में बताया गया था, पिछले वीडियो में आपको यह बताया गया कि μ इज इक्वल्स टू c बाई v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अपवर्तनांक होता है प्रकाश की चाल निर्वात में बटा प्रकाश की चाल उस माध्यम में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे μ1 है तो यहाँ माध्यम 1 है, यहाँ माध्यम 2 है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, μ1 इज इक्वल्स टू c बटा v1 और μ2 इज इक्वल्स टू c बटा v2। ओके, क्या यानी कि पहले का अपवर्तनांक अगर निकालना होगा तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल निकालेंगे तो वह आएगा v, और हवा की चाल या हवा में प्रकाश की चाल से डिवाइड कर देंगे तो आपको μ1 मिलेगा, पुनः μ2 मिलेगा, और इन दोनों को जब डिवाइड कीजिएगा μ1 बाई μ2। ओके, क्या इसको बोला जाता है μ12 और इसको बोला जाता है 2μ1। इसको कहने का मतलब समझिए, क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मतलब कहीं पे ऐसे लिखा हो μ1 बटा μ2, मतलब 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में, या इसी को बोला जाता है μ12 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है μ21। तो इधर से पढ़ेंगे 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में, पीछे से पढ़ेंगे कि 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इसके बदले में क्या हो जाएगा, जरा सा इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा μ1 बाई μ2। तो देखिए c बाई v1 और c बाई v2, तो बचेगा v2 बाई v1। यानी हमें यह पता चलता है कि दो माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अनुपात लेते हैं तो दोनों में प्रकाश की चाल का अनुपात रखा जाता है, वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो इसी को बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखने का तरीका या तो 1/2 लिखो, या 1 आगे 2 पीछे लिखिए, या 2 को सबसे आगे लिख दीजिए 1 को पीछे, तो पढ़ेंगे 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, देखिए कहीं पे लिखा है μAB, इसका क्या मतलब है, A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे μA बाई μB, या इसको उधर आ जाएगा VB बाई VA भी लिखा जा सकता है। ओके, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है
बी आगे लिख देंगे, म्यू और ए लिखेंगे। इन सभी का मतलब होता है कि ए का अपवर्तनांक बी के सापेक्ष, ठीक है। यानी ए का अपवर्तनांक यदि कहीं पे बी के सापेक्ष है तो हम दोनों के अपवर्तनांक को आपस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि इधर एयर है और इधर वाटर है, ओके। आपको पूछा जाएगा कि बताइए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा। तो आपको पता है कि एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3, तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये जाएगा 3/4। ओके, क्या यह रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। अच्छा, थोड़ा सा और जान लीजिए कि चूंकि अपवर्तनांक जो होती है वह c/v, यह भी वेग है, यह भी वेग है, स्पीड दोनों है, तो दोनों स्पीड है, तो दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड, नीचे मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसका आंसर ऑलवेज एक नंबर में आएगा, छोटा सा नंबर, बड़ा सा नंबर, कुछ भी हो सकता है, बट एक नंबर आएगा। अब चलते हैं देखिए क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में सापेक्षिक अपवर्तनांक दिया होता है और किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक दिया रहेगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। जैसे देखिए इसके अंदर एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है μ1, इधर का अपवर्तनांक है μ2, इसका अपवर्तनांक दिया हुआ रहेगा मान लेते हैं 3, और आपसे पूछे बोलेगा कि μ2/μ1 मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 5 है, मान लिया कि 5 है। तो आपसे पूछे कि बताइए μ1 बताइए, तो बस भाग देना है, तो 3 रखेंगे, μ1 रखेंगे 5, यहाँ से μ1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/5, मतलब सिंपली एक डिवीजन है। ओके ना। तो देखिए ये क्वेश्चन तो हम अपने मन से लिए, तो आंसर कुछ भी हो सकता है, बट आपको एक मेथड पता होना चाहिए कि सापेक्षिक अपवर्तनांक से क्या सीखने को मिलेगा कि किसी भी अननोन जिस माध्यम का अपवर्तनांक हम नहीं जानते उसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपने को याद हवा का होगा, पानी का होगा, ग्लास का होगा और मरकरी का, सॉरी डायमंड का होगा, हीरे का होगा, बट बीच में कोई किसी चीज का जैसे सोडियम का पूछ दिया, तब क्या करोगे, तब उस समय आपको सापेक्षिक अपवर्तनांक क्वेश्चन दिया होगा, उसकी हेल्प से हम उसका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला स्टार पॉइंट लिखेंगे। देखिए अपवर्तनांक म्यू का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, 1 के बराबर और 1 से बड़ा होता है ऑलवेज। कभी भी म्यू का वैल्यू 1 से छोटा नहीं होगा, ये तो कहीं लिखी डालिए कि ये कभी नहीं हो सकता। यह सही है कि अपवर्तनांक का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। जैसे देखिए म्यू इज इक्वल्स टू होता है c/v। c तो है प्रकाश की चाल निर्वात में, और यह प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, आपको पता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, और प्रकाश की चाल किसी माध्यम में सबसे, यह माध्यम उससे तो कम होगी, तो यह सबसे मैक्सिमम है, मतलब ज्यादा है, और यह इससे कम है, यानी कि c इज ग्रेटर देन v। यह स्पीड ज्यादा है, यह स्पीड कम है, और बड़े में छोटे से डिवाइड करिएगा तो हमेशा आंसर 1 से बड़ा आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि अपवर्तनांक हमेशा 1 से बड़ा। ओके क्या? अब क्या होता है कि कोई हवा का ही अपवर्तनांक पूछ देगा तो 1 के बराबर हो जाएगा, बट यदि आपको कोई माध्यम में पूछेगा अपवर्तनांक तो हमेशा अपवर्तनांक का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी माध्यम आ जाएगी तो लाइट रेज को तो मुड़ना है, तो मुड़ने की कैपेसिटी को ही अपवर्तनांक बोलते हैं। कहीं पे अगर प्रकाश मुड़ रही है इसका मतलब उस माध्यम का अपवर्तनांक एग्जिस्ट करता है, और एक उसके पास अपवर्तनांक 1 से ज्यादा है। अगर 1 के बराबर है तो हम साफ कह देंगे कि वह माध्यम हवा है, अगर 1 से बड़ा है तो हम कह देंगे कि वह माध्यम हवा तो नहीं हो सकता है। ओके, चलिए अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर, एक और पॉइंट स्टार पॉइंट पहले देख लेते हैं। स्टार पॉइंट, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिएगा। तो देखिए आप ये फॉर्मूला भी जानते होंगे, v बराबर n इंटू लेमडा, जहाँ लेमडा क्या है तरंग दैर्ध्य, n क्या है आवृत्ति, यह है आवृत्ति,
यह क्या है, तरंगदैर्घ्य, मतलब वेवलेंथ, और यह क्या है, फ्रीक्वेंसी, यह क्या है, स्पीड, मतलब चाल। ओके क्या? तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई बी। ओके क्या? तो सी के जगह क्या लिखेंगे, n इंटू लेमडा ऑफ एयर, और यहाँ लिखेंगे n इंटू लेमडा ऑफ मीडियम, चूंकि यह माध्यम में है, और चूंकि आपको अभी बताया गया है कि अपवर्तन में आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है, तो दोनों आवृत्ति आपस में कट जाएगी, तो क्या म्यू हो जाएगा लेमडा ऑफ एयर बाई लेमडा ऑफ मीडियम। सही है क्या? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, एक पॉइंट कहीं लिख डालिएगा, इसी स्टार पॉइंट के नीचे लाइन और लिखेंगे, इसी स्टार पॉइंट के नीचे क्या लिखिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 μ2, वेवलेंथ λ1 λ2, स्पीड v1 और v2 है, यह माध्यम है। तो यदि हम रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो μ1 बाई μ2 इज इक्वल्स टू क्या आया था, v2 बाई v1 इज इक्वल्स टू λ2 बाई λ1। ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी अपवर्तनांक का रेशियो निकालना है तो या तो स्पीड का रेशियो लो या तो तरंगदैर्घ्य का रेशियो लेंगे, सभी के लिए आंसर एक समान आएगा। चलिए अब छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे देखिए कहीं पे वेवलेंथ ऑफ एयर दिया हुआ था, मान लेते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम। ओके, वेवलेंथ ऑफ मीडियम आपको निकालना है, क्या होगा? अच्छा अब देखो आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ मीडियम और एयर, एम से मीडियम एयर दिया हुआ है, मान लेते हैं 3। ओके क्या? या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके क्या? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू ऑफ मीडियम बाई म्यू ऑफ। अब देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि हमें यह बताइए क्या कि वेवलेंथ ऑफ मीडियम कितना होगा। एक ऐसा भी कर सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई बी। अच्छा, इस क्वेश्चन में रिलेटिव ना दे करके केवल इतना ही दिया हुआ है कि म्यू ऑफ मीडियम, ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक क्या दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई बी, और सी के जगह अभी हम पढ़े हैं कि सी बराबर भी इंटू लेमडा, तो सी इंटू लेमडा ऑफ एयर बटा भी इंटू लेमडा ऑफ सी इज इक्वल्स टू, देखिए सॉरी, v इक्वल्स टू n लैम्डा होता है। ओके क्या? तो जब v इक्वल्स टू n लैम्डा होता है तो c इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, n इंटू लेमडा ऑफ एयर, और नीचे हो जाएगा n इंटू लेमडा ऑफ मीडियम। सही है, n से n कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेंगे, लेमडा ऑफ एयर बाई लेमडा ऑफ मीडियम, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 3, यहाँ पुट कर देंगे। एयर का दिया हुआ है वेवलेंथ कितना, 5 एंगस्ट्रम, 1000 लेमडा ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से लेमडा ऑफ मीडियम कितना निकल जाएगा, 1/3 इंटू 5000, डिवाइड आपको कर लेना है, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह से कभी कभी स्पीड दिया रहेगा तो स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मीडियम का क्या निकल जाएगा, म्यू, यानी अपवर्तनांक। तो इस तरह से ये छोटी छोटी पॉइंट्स जानते हुए अब हम आगे की तरफ थोड़ा और प्रोसीड करते हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल से। और देखिए हम क्या करेंगे कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम के समय बेसिक क्वेश्चन से लेकर के हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अभी हम लोग थ्योरी को कवर कर रहे हैं और आज तो फर्स्ट क्लास है, इसमें हम बस बेसिक पॉइंट बता रहे हैं कि जब अपवर्तनांक पढ़ना हो तो इतनी छोटी छोटी चीजें तो आपको जाननी ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं, छोटा सा 2 टर्म और जान लेते हैं। देखिए यह अपवर्तनांक इसका 2 है, इधर का अपवर्तनांक 1 है, इधर का अपवर्तनांक 3 है। अब देखिए प्रकाश की किरण ऐसे चलती है, यहाँ आती है, पहले यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए
अब मानते हैं कि प्रकाश की किरण ऐसे चली जाती है, फिर प्रकाश की किरण ऐसे चली जाती है। यह एंगल आई, यह एंगल है आर, यह भी एंगल हो जाएगा आर, और इसको मान लेते अल्फा। बस समझिएगा, मानते हैं कि अपवर्तनांक 2 जो है ज्यादा है 1 से, और अपवर्तनांक 2 जो है ज्यादा है 3 से। मतलब यह सघन माध्यम है, यह दोनों विरल माध्यम है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि प्रकाश की किरण आएगी, और जैसे ही माध्यम चेंज होगी तो आपको पता है विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, मुड़ गई, और मुड़ने के बाद यहाँ आएगी। जैसे यहाँ आएगी तो अभिलंब ड्रॉ करेंगे। अब जाना चाहिए सघन से विरल, तो अभिलंब से दूर जाएगी। अब थोड़ा सा हम सोचेंगे कि आई और अल्फा में क्या रिलेशन है। ओके, अच्छा, यह आर दोनों इक्वल क्यों होगा? क्योंकि देखिए आपको पता है कि जितना कोण यह होगा उतना ही कोण यह होगा। उसी कारण क्या है, जो एंगल यहाँ का होगा वही एंगल यहाँ का होगा। अब आपको कोई बोलेगा कि बताइए आई और आर में क्या रिलेशन होगा, हम ऐसा कहेंगे कि ठीक है, यहाँ एक सतह, यहाँ एक सतह है, तो हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो आपको बताया गया था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, तो μ1 * sin i। अब नीचे आइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, तो एंगल कितना, sin r। चलिए एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लगाएंगे, मतलब स्नेल्स लॉ यहाँ लगाएंगे, तो नीचे वाले सतह पर हो जाएगा μ2, तो नीचे आएगा क्या, sin r। यहाँ चलिए μ3, तो कितना, sin अल्फा। ओके, आप इसको देख करके सोच सकते हो, देखो इसका LHS और इसका RHS आपस में बराबर है, या दोनों बराबर है तो यह दोनों भी बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि μ1 sin i बराबर μ3 sin अल्फा। सही है, अथवा अच्छे से लिख देते हैं अल्फा। अब देखिए इस रिजल्ट से क्या क्या सीखने को मिलेगा। पहला, इफ μ1 और μ3 बराबर है, जब दोनों बराबर होगी मतलब यहाँ का माध्यम हवा और यहाँ का माध्यम भी हवा है, बीच का माध्यम मान लेते हैं पानी, तब क्या होगा, sin i बराबर sin r। इसका मतलब i बराबर r। मतलब कहेंगे कि आपतित किरण और निर्गत किरण, मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होगी, या बाहर निकलने वाली जो किरण है एक दूसरे के समानांतर होगी। फर्स्ट केस। सेकेंड, इफ μ1 और μ2 आपस μ1 और μ3 इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि sin i is not equals to sin r। इसका मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर कभी भी नहीं हो सकते। इतना सही है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। यदि यह ज्यादा होगा, अपवर्तनांक ज्यादा है तो इसका कोण कम होना चाहिए, इसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो इसका कोण कम होना चाहिए। तो यहाँ से भी देख सकते हो ना कि यह ज्यादा है तो इसको कम होगा, तभी तो इन दोनों का गुना इसके बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, वो आप सोच सकते हो, यहाँ मैथमेटिक्स है। बस यही दो रिजल्ट ध्यान रखना है कि यदि दोनों का बाहर का माध्यम एक समान है तो बाहर निकलने वाली किरण पहली वाली किरण के समानांतर हो जाए। चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मानते हैं कि इसके अंदर वाटर है या ग्लास की किसी की बनी हुई है जिसका अपवर्तनांक आपको पता है कि 4/3 होता है, और आपको पता है कि किसी भी वृत्त में वृत्त की त्रिज्या जो होती है परिधि पर लंबवत होती है। अब देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आती है इस लाइन पे, तो मानते हैं कि यह एंगल है 60 डिग्री। अब देखो इधर है एयर, इधर मान लेते हैं एयर, और बीच में है ग्लास या वाटर। तो प्रकाश की किरण यहाँ आएगी तो जाना तो चाहिए था इसे ऐसे, बट ऐसे जाएगी नहीं, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है। तो अभिलंब यह है, रेड वाली अभिलंब है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, यहाँ पहुंचेगी। जैसे ही यहाँ पहुंचेगी तो अब देखिए प्रकाश की किरण को निकलना है बाहर, तो कहां से, सघन से विरल, और सघन से विरल में जाती हुई तो अभिलंब से दूर भागते हैं। सबसे पहले तो अभिलंब बनाइए। तो अभिलंब क्या होती है, तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है वही अभिलंब होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या परिधि पर लंबवत होती है।
यह है अविलंब नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर भागेगी, तो जाना चाहिए था इस रास्ते पे, प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, बट जाएगी इस तरह से। सही है क्या? तो आपको यही एंगल निकालना है, दिस एंगल इज अल्फा, मान लेते हैं कि अल्फा है, उसको निकालिए। अच्छा पहले यह देखिए आप सभी लोग, कितनी बार प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है? एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, मतलब 2 बार हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे और मेरा आंसर चलाएगा। अब जरा सा देखिए, यह भी तो त्रिज्या है, यह त्रिज्या और यह भी त्रिज्या है, मतलब यह कोण जितना होगा वह कोण भी इतना ही होगा। इसको अगर हम r मान लेते हैं तो यह भी एंगल r हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल इसको होना पड़ेगा। अब हम दोनों जगह स्नेल्स लॉ लगाते हैं। चलिए यहाँ पे लगाइए, तो यहाँ का अपवर्तनांक एयर, एयर का अपवर्तनांक होता है 1, तो क्या लिखेंगे? अपवर्तनांक और एंगल, तो हो जाएगा म्यू ऑफ एयर इंटू साइन थीटा बराबर म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन आर, जो एंगल होगा वह लेते हैं। अच्छा अब इधर से चलिए इस स्तर पे लगाइए, तो म्यू ऑफ वाटर, तो एंगल लेंगे साइन आर। सही है, आगे चलते हैं। सॉरी, अब देखिए, हेलो, हाँ अब देखिए, अब क्या लेंगे इधर, तो म्यू ऑफ एयर, तो कितना एंगल है? साइन अल्फा। ओके क्या? इन दोनों को देखने के बाद क्या पता चलता है कि RHS और इसका LHS इक्वल है, तो इन दोनों बराबर होगा, तो लिखेंगे म्यू ए, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। इधर चलिए, म्यू ऑफ एयर, एयर हाँ ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे हमने लगाया था एयर और वाटर, फिर हमने लगाया वाटर और एयर। ओके, यहाँ है एयर और ये कितनी हो जाएगी? साइन अल्फा। सही है। अच्छा अब देखिए, यह और यह कैंसिल, तो हमको क्या पता चलता है कि साइन अल्फा का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू फिर से कितना डिग्री? 60 डिग्री। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का माध्यम अलग हो। ओके क्या? जैसे अभी हम इसी केस में ऐसा कर लेते हैं, जैसे यह तो दोनों इक्वल एंगल चलाया कि अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ से 60 डिग्री पे चली जाएगी बाहर की तरफ। परंतु ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि माना कि इधर का माध्यम अलग है, जैसे नेक्स्ट केसेस में कर लेते हैं, ये आप समझ गए होंगे। मतलब जहां जहां रिफ्रैक्शन होगी वहां वहां स्नेल्स लॉ लगाइए और आप मीडियम का ध्यान रखिए, तो आपका आंसर सही आएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एयर है, इस बार यहाँ पे दूसरा मीडियम कर लेते हैं। चलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 1.2 है, या ऐसा न करके ये है डेंसर, ये है रेयर, तो रेयर होने के लिए इसको 1.2 कर सकते हैं। 1.2 देखिए, 1, 1.3, 1.2, तो इसके रिस्पेक्ट में रेयर मीडियम है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाइएगा। तो फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो यहाँ लगाएंगे, तो म्यू ऑफ एयर इंटू साइन 60 बराबर म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन अल्फा साइन आर। यहाँ चलिए अगली बार उस सतह पे लगाएंगे, तो म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन आर, और बाहर में कितना है? म्यू ऑफ, वो दिया हुआ है मीडियम, तो लिखिए म्यू ऑफ मीडियम इंटू साइन अल्फा। देखिए यह और यह बराबर है, तो इधर से इक्वल हो जाएगा, म्यू है साइन 60 इक्वल्स टू म्यू ऑफ मीडियम साइन अल्फा। एयर का होता है 1, साइन 60 का वैल्यू √3/2, म्यू ऑफ मीडियम दिया हुआ है 1.2 इंटू साइन अल्फा। ओके, अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? साइन अल्फा इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू 1.2, एंड लास्ट में अल्फा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 इंटू 1.2, और यहीं से क्या मिल जाएगा आपको? अल्फा का। यानी कि हमेशा ध्यान रखें कि जहां जहां रिफ्रैक्शन होगी वहां वहां स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और माध्यम का ख्याल रखें कि किस तरह से डायरेक्शन बने। तो ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। एक जानते होंगे आप, बचपन में देखे होंगे कि जब किसी भी टब में हम कोई कॉइन डाल देते हैं और ऊपर से देखते हैं तो देखा यह जाता है कि वह कॉइन कुछ ऊपर दिख रही है। या कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी वाटर के जैसे पॉन्ड में, तालाब में, या कह सकते हो कि किसी भी स्विमिंग पूल में आप जाते हो अंदर और ऊपर की चीजों को देखते हो तो अपनी ऊंचाई से कुछ ज्यादा दिखती है। यानी कह सकते हैं कि अब हमको अगले वीडियो में पढ़ना है आभासी गहराई निकालना और वास्तविक गहराई, कि कोई वस्तु कितनी ऊंचाई पर है, कि कोई वस्तु मतलब रियल में कितनी दूरी पर है। जैसे आपने ये भी सोचा होगा कि जैसे एक पक्षी होती है जो मछलियों को पकड़ती है, तो क्या होता है जब वो
हवा से मतलब कह सकते हैं कि रेयर मीडियम से डेंसर, मतलब पानी में देखती है तो उसे दिखता है कि मछली 5 मीटर पे है, बट रियल में मछली 5 मीटर की ऊंचाई पे नहीं होती है, वह कुछ ज्यादा होती है। तो यही हम जानेंगे कि रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ क्या होता है, मतलब वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बारे में अगले वाले वीडियो में जानेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसे करेंगे। अभी हमने बेसिक पढ़ा है, और बेसिक देखिए इतनी ही छोटी छोटी चीजें आपको जाननी है, और अपवर्तन के बारे में एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा नहीं जानना है, क्योंकि हमें वो सारी चीजें जरूर जाननी चाहिए जो हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। हाँ, ये सारी प्रोसेसेस है आपको करनी होगी। ध्यान देना होगा कि सघन से विरल में जा रहे हैं कि विरल से सघन में जा रहे हैं, बार बार अविलंब ड्रॉ कीजिए तभी जाके आंसर आपका आएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। और जहां जहां आपको दिक्कत होती है वहां वहां स्नेल स्लो लगाइए, सही हो जाएगा। जैसे ही स्नेल स्लो लगाइएगा आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, हेडिंग डालते हैं रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ, मतलब वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है रियल डेप्थ, क्या है वर्चुअल डेप्थ। तो जैसे देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर वाटर है, चलिए वाटर भरी हुई है। अब यहां पर एक वाइन है या ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब होगा क्या कि यदि आप इस वाइन को, इस ऑब्जेक्ट को बाहर से कहीं से देख रहे हो, ओके, तो आपको क्या फील होगा कि यह जो कॉइन है इतनी हाइट पर ना हो करके कुछ एबव हाइट में, मतलब यहां दिखेगी आपको यह कॉइन, सही है क्या। अब देखिए यह है सतह फ्री सरफेस, ओके क्या, या कह सकते हैं जहां से माध्यम चेंज होती है, वाटर है तो यह सघन माध्यम है, और बाहर विरल माध्यम है, यानी रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। तो क्या कहा जाता है कि यह जो सतह है जहां से माध्यम चेंज होती है, वहां से वस्तु की जो वास्तविक गहराई है इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। ओके, अब आपको वस्तु दिख कहां रही है, तो थोड़ी ऊपर दिख रही है, तो यहां से जो हाइट होती है उसको बोला जाता है वर्चुअल डेप्थ। तो होगा क्या, आपको यह दिखेगी कि कॉइन इतनी हाइट पे, बट रियल में कहां है, नीचे है। तो इसीलिए बोला जाता है वर्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ, यानी आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में क्या रिलेशन है, यह जानना आपको बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे पनडुब्बी जहाजेज होती है, जहां पर हमको फायरिंग करनी है, अपने दुश्मन को मारना है या कुछ भी वर्क करना है, तो आप देखोगे कि आपने टारगेट सेट किया क्या, तो आपने टारगेट सेट किया कि मेरा जो एनिमी है वो 5 मीटर पे है, और टारगेट सेट करके गन फायर कर देते हो। बट प्रॉब्लम क्या थी कि आपकी एनिमी यहाँ ना होकर के यहाँ है, तो यह आपकी एनिमी को शूट आउट नहीं होगा और आपकी जो एनर्जी है वो बर्बाद चली जाएगी। उसी तरह से एक मछली जो होती है, जैसे आप लोग जानते हो डक या कोई भी पक्षी है, वो मछली को पकड़ना चाहती है तो एयर में है, वह नीचे देखती है कि मछली तो उसे 5 मीटर पे दिख रही है, बट रियल में 5 नहीं है, 5 से ज्यादा है। तो उस पॉइंट को जानना है कि कितनी हाइट पे, अदरवाइज आप रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो, इन दैट कंडीशन आपकी बहुत एनर्जी लॉस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वह इतनी हाइट पे मछली है और यहाँ पे बार बार अपनी डिवाइस को ले जाते हो उसे पकड़ने के लिए, और यहाँ के बाद छोड़ देते, बट रियल में मछली यहाँ है नहीं, यहाँ है। यानी इसी कंडीशन को जाननी है कि वर्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ में क्या रिलेशंस है। अच्छा देखो, इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसको बनाने के लिए बहुत समझने के बहुत सारे तरीके हैं। उसी तरह से हमने भी 2-3 इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट बनाया है, यदि आप उसे जानते हो तो इसके फॉर्मूले को लगाने के लिए कभी आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से फॉर्मूला लगाओगे, न कभी गलती होने का चांस होगा और आंसर भी सही आएगा। तो ठीक है, एक फिगर के सहारे अच्छे से हम देखते हैं कि रियल डेप्थ वर्चुअल डेप्थ क्या होती है। आपको क्या करना चाहिए, एक फिगर ड्रॉ करना चाहिए इस तरह से, और यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट है कॉइन, और रियल में यह यहाँ दिखेगी, तो यहाँ से हम हाइट लेते हैं तो दिस इज वर्चुअल डेप्थ, रियल में कहाँ है, यहाँ है, तो दिस इज रियल डेप्थ। ओके क्या, ऑब्जेक्ट हमारी वाटर में है, हम कहाँ से देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं। ओके, यानी कि हम है रेयर मीडियम में, ऑब्जेक्ट मेरी है डेंसर मीडियम में। ओके,
तो फर्स्ट स्टार पॉइंट लिखेंगे कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम सरफेस। कौन सा सरफेस? जहां पे माध्यम चेंज होती है, जहां पर माध्यम चेंज होगी वहां से मेजर करते हैं। इस सतह से ये सारी दूरी मापी जाएगी। ओके, जहां पे माध्यम चेंज करती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? कि यदि ऑब्जेक्ट, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो तथा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब हम या हमारी आई, जहां से हम वस्तु को देख रहे हैं, तथा ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो, तब क्या होती है? तब वहां स्टूअर्ट को देखिए, रियल डेप्थ ज्यादा होती है और वर्चुअल डेप्थ कम होती है। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम रेयर से डेंसर में देखते हैं तो वस्तु अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ज्यादा ऊपर देखते हैं, मतलब रियल डेप्थ ज्यादा होगा और वर्चुअल डेप्थ कम होगा। फर्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। मतलब इसका जो अपवर्तनांक यदि μ2 है और इसका μ1 है, तो फर्स्ट केस के लिए क्या होना चाहिए था? μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अब चलते हैं सेकंड फिगर की तरफ। इस बार क्या होने जा रही है कि इस बार हमारी, देखिए यह मानते हैं कि इसके अंदर वाटर है, इस बार हमारी आई यहां है, हम नीचे से मतलब डेंसर मीडियम से देखना चाहते हैं। ओके, हम डेंसर मीडियम से देखना चाहते हैं और ऑब्जेक्ट यहां है। ओके क्या? तो देखिए फ्री सरफेस यहां है, तो यहां से जो ऊंचाई होती है इस सतह से, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। और क्या होगा कि जब आप डेंसर से देखोगे और वस्तु रेयर में होगी, मतलब विरल माध्यम में होगी, तो देखा यह जाता है कि हमारी वस्तु अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ज्यादा हाइट पे दिखेगी। ओके, तो ए कौन सी हाइट हो जाएगी? ए वाली हाइट हो जाएगी वर्चुअल डेप्थ। ओके, तो यहाँ पर इस फिगर के इधर लिखेंगे स्टार पॉइंट बना के कि यदि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो तथा ऑब्जर्वर डेंसर में हो, तब क्या होती है? तब वर्चुअल डेप्थ ज्यादा होती है और रियल डेप्थ कम होती है। यदि यह दोनों पॉइंट आप अच्छे से ध्यान कर लेते हो, याद कर लेते हो, समझ लेते हो, इन दैट कंडीशन न्यूमेरिकल बनाने में कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखते हैं ऐसा ऊपर नीचे होता भी है या नहीं होता है, क्यों? या तो हम रट रहे हैं ना, बट इसको समझ लेते हैं कि आखिर ऊपर होगी नीचे होगी क्या, कैसे है। तो इन दोनों फिगर को एक ही ब्लैक बोर्ड पे, एक तरफ इधर वाले को, एक तरफ सेकेंड केस को बना देते हैं। ये दोनों पॉइंट न्यूमेरिकल बनाने में आपको काफी हेल्प करेगी। चलिए ओके क्या? देखिए यहां पर हमारी ऑब्जेक्ट थी। अब क्या करेंगे? देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानिए 1 और इधर का 2। आपका ऑब्जर्वर इधर बाहर कहीं है, ठीक है? यानी कि आप अब इसको क्या दिया हुआ है फिगर कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2। μ1 इज ग्रेटर देन μ2 मतलब यह सघन है और यह विरल है। तो वस्तु है सघन में, तो देखिए क्या करते हैं, यहां से लाइट रेज भेजिए। तो एक लाइट रेज नॉर्मल भेज देते हैं, तो आपको पता है कि लाइट रेज आएगी और जैसे ही माध्यम चेंज होती है, तो हमने पढ़ा था कि यदि लंबवत आती है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये सीधी चली जाएगी। चलिए एक लाइट रेज यहां से भेज देते हैं इस तरह से। जैसे ही यहाँ आएगी तो देखिए इधर है सघन माध्यम और इधर है विरल माध्यम, तो यहाँ पर एक अभिलंब ड्रॉ कर लीजिए पहले।
जाना तो चाहिए था ऐसे, बट जाएगी इस तरह से। ओके क्या, फिर से समझिए कि सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। अब देखिए यहाँ से दो किरण गई, अब क्या करते हैं, इस किरण को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कट जाती है। तो क्या होगा कि यदि आप इस वस्तु को देखना चाहेंगे तो वस्तु यहाँ ना दिख करके कहाँ दिखेगी, इस पॉइंट पे दिखेगी जहां पर दोनों किरण एक दूसरे से कट करती है। तो यही जो हाइट थी यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं वर्चुअल डेप्थ, और ये जो टोटल हाइट थी इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। हमने क्या देखा कि यदि विरल में से हम देखते हैं सघन में वस्तु है तो क्या देख रहे, रियल डेप्थ ज्यादा है और वर्चुअल डेप्थ कम है। सेकंड केस की तरफ चलते हैं। चलिए इस बार ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा, तो देखिए क्या करते हैं, यहां पर हम लोग एक नॉर्मल मतलब लंबवत भेजते हैं लाइट। तो आपको पता है कि लंबवत लाइट जब माध्यम चेंज होती है तो उसी दिशा में चली जाती है, कोई चेंज नहीं होगी। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लीजिए। चलिए अब देखो एक लाइट यहाँ पे भेजते हैं। अब यहाँ पर पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे और फिर से देखेंगे कि कहां से कहां लाइट जा रही है। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाए कि 1 है और इसका 2 है, तो इस बार देखा क्या जाता है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, मतलब हमारी वस्तु विरल में है और हमारा आई मतलब ऑब्जर्वर देखने वाला कहाँ है, सघन में है। यहाँ पे अपना आई बना डालिए। ओके क्या, देखो पहली बार हमने विरल से देखा, अगली बार सघन से देखा। पहली बार वस्तु कहाँ रखा था, सघन में, इस बार वस्तु कहाँ है, विरल में। तो देखो यहाँ गई। अब क्या देखने को मिलेगा कि चूंकि लाइट रेज को जाना चाहिए था तो ऐसे, बट आपको पता है कि जब विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की तरफ मुड़ जाती है, तो लाइट इस तरह से मुड़ जाएगी। ओके क्या, अब मुड़ जाएगी तो अब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कीजिए। देखो यहां पर जाकर के यह जो ऑब्जेक्ट थी इसका यहाँ पर इमेज बनेगा, यानी कि जब आप इसे देखोगे तो यह वस्तु यहाँ न दिख करके कहाँ दिखेगी, ऊपर। यानी कि अब हम बोलेंगे कि यहाँ से जो सतह है समतल, यहाँ पे फ्री सरफेस से ही बनाइएगा। गलती ना, जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्री सरफेस से किया जाता है, यह ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। इतनी हाइट ना लेकर के फ्री सरफेस मतलब जहां से माध्यम चेंज करती है वहां से हाइट लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ तक माध्यम है वाटर, ऊपर है एयर, तो जहां से माध्यम चेंज करती है वहां से दूरी लिया जाता है। तो ये जो हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वह हो जाएगी रियल डेप्थ, और ये जो ऊपर है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी वर्चुअल डेप्थ। तो आप खुद भी देख सकते हो कि इस बार वर्चुअल डेप्थ ज्यादा है और रियल डेप्थ कम है। ओके क्या, ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, बस ध्यान रखना है। अच्छा रेयर से देख रहे हैं मतलब विरल से सघन में देखते हैं तो वस्तु ऊपर दिखाई देती है, मतलब वर्चुअल कम रियल ज्यादा। अगर हम रेयर से डेंसर में देखें तो यदि हम डेंसर से रेयर में देखते हैं मतलब पानी से हवा में देखोगे, इन दैट कंडीशन जो वस्तु 10 पे होगी वह रियल में 15 पे है, उससे ज्यादा दिखाई देगी, 10 से ज्यादा दिखाई देगी। अब चलते हैं ओके आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसके प्रूफ को देखेंगे, फिर इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल होंगे। अगर आप समझ के पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल करने में आपको काफी हेल्प मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे यहाँ देखिए, अब आपको पढ़ना है यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, ये वाटर है, या कह सकते हैं मीडियम है, ऊपर रेयर है नीचे डेंसर है, तो हमने क्या देखा कि लाइट रेज ऐसे गई, लाइट रेज ऐसे गई और ऐसे चली गई, इसी को पीछे की तरफ ड्रॉ किए तो यहाँ चली गई, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अब दिख रही है। ओके क्या, इधर आपकी आई होगी। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यह है आपकी रियल डेप्थ, यहाँ से यहाँ तक रियल डेप्थ है और इतनी ऊंचाई क्या है, वर्चुअल डेप्थ है। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, यानी कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2।
तो देखा क्या जाता है कि जब भी माध्यम चेंज करती है तो एक तो होता है स्नेल्स लॉ लगा करके बना सकते थे, और एक और होता है कि जब भी आभासी गहराई और वास्तविक गहराई वाला कंडीशन होगा तो वहां पे यह देखा जाता है कि देखो, याद करने का तरीका, बहुत लोग रटते हैं कि μ1 बाई μ2 लिखेंगे तो vd ऊपर लिखेंगे, v1 क्या लिखेंगे, समथिंग समथिंग r1। बट आपको देखो क्या करना है, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, यदि आपको पॉइंट दोनों कॉन्सेप्ट याद है आप आसानी से बना लोगे। जैसे देखिए इसमें कौन बड़ा है, रियल डेप्थ बड़ा है, देखिए यहाँ पर रियल डेप्थ बड़ा है और वर्चुअल डेप्थ छोटा है, तो दोनों में देखो हमेशा करते हैं रियल डेप्थ बाई वर्चुअल डेप्थ। ओके, क्या रियल डेप्थ बड़ा बटा छोटा यानी 1 से बड़ा आएगा, तब यहाँ भी डिवाइड करना होगा अपवर्तनांक को। ओके, क्या तो यानी कि कहा जाता है कि आभासी और वास्तविक गहराई का जो अनुपात होता है वह अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। ओके, यहाँ देखिए यह बड़ी है यह छोटी है, तो बड़ा बाई छोटा करोगे तो यह 1 से बड़ा आएगा, तो 1 से जब बड़ा आएगा तो आप अपवर्तनांक का भी अनुपात उसी रेशियो में लीजिए ताकि वो 1 से बड़ा है। तो जरा सा देखिए 1 वाला बड़ा है 2 वाला छोटा है, यानी कि हमको कैसे डिवाइड करना होगा μ1 बाई μ2। ओके, क्या तभी तो यहाँ 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। पहले यहाँ कंडीशन चेक कर लीजिएगा। ओके, क्या जब यह दोनों कंडीशन चेक कर लोगे तब क्या करिएगा, अब आराम से rd बाई vd, यह भी 1 से बड़ा, और इधर लिखेंगे μ1 बाई μ2। दिस इज द फॉर्मूला। अब बहुत लोग याद करते रहते हैं कि rd रखेंगे तो o रखेंगे, समथिंग नहीं, आपकी मर्जी। अब हमारी मर्जी की कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा मन है कि vd को ऊपर रखेंगे rd को नीचे रखेंगे। ये समझ आ गया। अब देखिए इसी में हम देखते हैं हमारी मर्जी की कि नहीं, vd को ऊपर रखेंगे तो vd बाई rd पहले लिख लीजिए। तो देखिए यह है छोटा यह है बड़ा, छोटा में बड़ा से डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा, तो अपवर्तनांक का भी अनुपात उसी रेशियो में लो, तो μ2 बाई μ1 करोगे तो यहाँ क्या जाएगा 1 से छोटा, यह भी 1 से छोटा यह भी 1 से छोटा, तब दोनों को इक्वल कीजिए। vd बाई rd मतलब वर्चुअल डेप्थ आभासी गहराई बटा वास्तविक गहराई इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, तब जाके आपका आंसर आसानी से चला आएगा। ओके, क्या दोनों तरफ का अपवर्तनांक दिया रहता है, या आपको मालूम भी होगा कि आप कहां से देख रहे हो, किसको देख रहे हो, दोनों में किसी एक का अपवर्तनांक मालूम होगा या दोनों का अपवर्तनांक मालूम है, एक गहराई मालूम होगा तो आप बता सकते हो कि वस्तु कितनी ऊंचाई पे दिखे। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि यह तो इस वाले टर्म में था, यदि इसको हम प्रूफ भी कर देंगे आपके लिए, घबराना नहीं है कि प्रूफ नहीं हुआ, प्रूफ कर देंगे कि कैसे आता है। हाँ, ये ऊपर वाला देखते हैं, दिस इज आपकी ये वाटर है। ओके, क्या अब देखिए ऑब्जेक्ट यहां थी तो यहां दिखी थी आपको। ओके, ऐसे चली गई तो ये अब जब पीछे किए थे तो यहाँ पे कट की थी, तो यह है ऑब्जेक्ट, यह है इसका इमेज, और आपको देख कहां से रहे थे, डेंसर मीडियम से। तो यहाँ थी आपकी क्या, रियल डेप्थ, मतलब वास्तविक में यहाँ पे वस्तु थी, और यह क्या है, वर्चुअल डेप्थ, और यहाँ का अपवर्तनांक है μ1 और यहाँ का अपवर्तनांक, चलो इसी को 1 और इसको 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब जरा सा सोचोगे कि कौन बड़ा है, vd बड़ा है तो लिखेंगे vd बटा rd, यह 1 से बड़ा है तो डिवाइड भी उसी रेशियो में करेंगे कि यहाँ देखो μ1 बाई μ2 करोगे तो 1 से बड़ा, और μ2 बाई μ1 करोगे तो 1 से छोटा, बट आपको क्या करना होगा, बड़ा वाले को इक्वल करना होगा, मतलब यहाँ दोनों इक्वल होगा, तो आंसर आ जाएगा vd बटा rd का अनुपात इक्वल होता है μ1 बाई μ2। उसी तरह से किसी का मन करेगा कि नहीं नहीं मुझे तो rd ऊपर रखना है, rd रखोगे तो 1 से छोटे वाले के इक्वल करोगे। तो चाहे कुछ भी कंडीशन हो, आपको बस यह समझ आना चाहिए कि कहां पे रियल डेप्थ ज्यादा होता है, कहां पे वर्चुअल डेप्थ ज्यादा होता है, दोनों को डिवाइड करेंगे और उसी रेशियो में हम अपवर्तनांक को डिवाइड करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, तब हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं इस फॉर्मूले के प्रूफ है, ये जो प्रूफ है कि हम क्यों दोनों को इक्वल करते हैं, कैसे प्रूफ होती है।
चलिए अब हम प्रूफ करते हैं, लास्ट है कि कैसे प्रूफ किया जाए। उसके बाद इसमें जितनी न्यूमेरिकल्स होंगी वो सारी न्यूमेरिकल हम प्रोसीड करेंगे। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है, कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हमको पढ़ना होगा शिफ्टिंग के बारे में। जैसे ना कि कभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि जब लाइट रेज किसी भी ग्लास प्रिज्म से पास करती है तो वस्तु कुछ आगे या पीछे शिफ्ट कर जाती है, वो जानेंगे। पुनः बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। वहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानेंगे। जैसे आप कभी स्विमिंग पूल में गए होंगे तो देखिए स्विमिंग पूल में क्या होती है कि जैसे वाटर भरी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, हम वहां पे बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। तो होता क्या है ना कि जब रात होती है मतलब अंधेरे में, इसके अंदर बल्ब लगे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, मानते हैं रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ओके के अंदर। अब क्या होगी जब आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाएगा तो ये जो जैसे जनरल बल्ब को देखिए, यदि जनरल बल्ब जला दोगे तो इसकी लाइट सभी दिशाओं में चली जाएगी, बहुत दूर में फैलेगी। बट यही बल्ब किसी भी मीडियम में जला देते हैं और बाहर का मीडियम दूसरा होगा तो देखा क्या जाता है कि यह निश्चित ही क्षेत्र में जलेगी, मतलब इतना दूर बाहर में रेड दिखेगा, तो जितना दूर रेड दिखेगा उतना को छोड़ देंगे और इस तरह से दूसरे बल्ब को सेट करेंगे ताकि इससे जो लाइट निकले वह इतना ही रीजन में अपना प्रकाश छेड़े, मतलब उतना ही रीजन में प्रकाश को भेजे, फिर यह उतना ही रीजन में अपना प्रकाश भेजे, उतना ही रीजन में प्रकाश भेजे। जब इसे बाहर से देखा जाएगा रात में बहुत रंगीन, बहुत सुनहरा दिखेगा। जब आप कभी वेडिंग में जाते होगे तो वेडिंग जहां जहां स्विमिंग पूल्स होती है वहां पे देखते हो कि लाइट का मतलब वाटर बबल्स निकल रहे हैं और लाइट का फव्वारा डिफरेंट डिफरेंट कलर, कहीं रेड है, कहीं ब्लू है, कहीं समथिंग है। तो क्यों होता है ऐसा? नहीं हो सकता कि अगर रेड है तो सभी जगह रेड दिखे, ब्लू है तो सभी जगह ब्लू दिखे, बट ऐसा इस पानी को हटा दीजिए बीच में से, अब बल्ब को जलाइए, अब क्या होगा? रेड सभी जगह होगी, ब्लू सभी जगह होगी, ओके क्या? बट यहाँ क्या है कि एक निश्चित रीजन में ब्लू, निश्चित रीजन में ब्लैक, निश्चित रीजन में रेड। तो एक कंडीशन हम बहुत अच्छे से जानेंगे और कुछ लेक्चर्स के बाद आएगी, तो इसलिए इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ेंगे कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, अब देखते हैं, फॉर्मूले को प्रूफ कर रहे हैं कि यहां तक चलिए वाटर वाटर वाटर, ये कर सकते हैं कि इसका अपवर्तनांक μ1 है और इसका अपवर्तनांक बाहर का μ2 है, और आपको देखा गया है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2 और हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लाइट रेज एक भेजते हैं सीधे। तो आपको पता है कि अगर नॉर्मल जाएगी तो वह कभी डेविएट नहीं होगी, सीधे निकल जाती है, और एक लाइट रेज भेजेंगे यहाँ से, तो जाना तो एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब देखो प्रकाश जा रही है सघन से विरल, तो विलंब से दूर जाएगी, तो यह चली जाएगी पीछे की तरफ। चलिए ओके, अब देखिए एंगल देखते हैं, यह अभिलंब, यह आपतित किरण, तो यह कौन सा कोण हो गया? आई। बाहर निकलती है तो यह कौन सा कोण? आर। तो यह आई है और यह आर है। अब जरा सा देखते हैं थोड़ा सा के, अब देखते हैं कि अब जो फिगर बन चुकी है यहाँ पे देखिए, यदि यह दोनों लाइन को देखिएगा, इस लाइन को और इस लाइन को, दोनों समानांतर है, पैरेलल है, तो यह एंगल आर है, तो यह भी एंगल कितनी हो जाएगी? आर। तो देखिए यहाँ एंगल आर है तो यह भी एंगल कितनी हो गई? आर। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, फिर से ए वाली लाइन और ए वाली लाइन, दोनों लाइन को देखिए, तो यह दोनों लाइन ऐसे है पैरेलल, और इस लाइन को देखिएगा आपतित किरण, तो ऐसे है क्या? तो यह एंगल यदि आई है तो यह भी एंगल क्या हो जाएगी? आई। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? सही है क्या? अब जरा सा हम सभी का नेमिंग कर देते हैं। देखिए तो नाम देखते हैं क्या क्या देते हैं। इसका नाम दे दीजिए O, इसका नाम दे दीजिए P और इसका नाम दे दीजिए Q। अब इस ट्रायंगल को हम बाहर बना देते हैं आपके लिए। O, P, Q और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए R। सही है? और सब एंगल को देख लीजिए, यह एंगल आया I, यह एंगल आया R, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? वर्चुअल डेप्थ। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? रियल डेप्थ। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x। यही सरफेस है, सतह है। अच्छा, अब आप जरा सा सोचो कि यदि I एंड R, आपतित किरण और परावर्तित किरण वेरी स्मॉल हो, मतलब बहुत छोटा हो, तो आपको पता है कि साइन I इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? tan I, मतलब साइन I का वैल्यू tan I के बराबर, और वह किसके इक्वल हो जाएगा? I। उसी तरह से
साइन आर इज इक्वल्स टू टेन आर इज इक्वल्स टू आर के इक्वल हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अब देखिए हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहां लगता है? जहां पे माध्यम चेंज होती है। तो देखिए यहाँ पे एंगल है आई और यहाँ का अपवर्तनांक है μ1, तो लिखेंगे μ1 तो आएगा sin i। इधर चलिए यहाँ का अपवर्तनांक है μ2, एंगल है r, तो लिखेंगे μ2 sin। कोई दिक्कत? जब एंगल बहुत छोटा है तो हम क्या sin i की जगह tan i भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो μ2 और यहाँ पे लिखेंगे tan r। अब चलिए tan i का वैल्यू इस त्रिभुज में, चलिए POQ में, POQ में देखिए tan i, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, यानी कि यहाँ हो जाएगा μ1 इंटू x बटा कितना, x बटा टोटल ऊंचाई रियल डेप्थ। इधर आइए μ2 का μ2 और tan r छोटे वाले ट्रेन में देखिए तो क्या हो जाएगा x बाई वर्चुअल डेप्थ। सही है क्या? अब क्या क्या देखने को मिलेगा, x और x कैंसिल, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है देखिए μ1 बाई μ2, देखिए इसको इधर लेके चले गए तो यहाँ चली जाएगी रियल डेप्थ बाई वर्चुअल डेप्थ। दिस इज प्रूव्ड। ओके अब देखिए तो μ1 ज्यादा है तो μ1 ऊपर, तो ज्यादा में कम से डिवाइड करेंगे तो 1 से बढ़ाएगा, तो रियल डेप्थ बड़ा है तो यहाँ देखिए रियल डेप्थ ऊपर आया है। इसीलिए बोला जाता है कि रिजल्ट तो ये है बट इतना हमको एग्जाम में ना हड़बड़ में गलती हो जाती है, तो हमेशा ध्यान रखें कि बड़ा से छोटा में डिवाइड कर रहे हैं तो अपवर्तनांक भी बड़ा से छोटा भी करेंगे ताकि हमारा अनुपात ऑलवेज सेम। तो ठीक है, इस तरह से हमने थ्योरेटिकल पॉइंट इसका कवर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके जितने भी न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट अच्छे न्यूमेरिकल, इसमें क्या होगी, एक मछली होगी, कुछ ऊंचाई पर एक बर्ड होगी और उसको देखेगी तो आपसे पूछा जाए कि मछली कितनी ऊंचाई पे दिखेगी। कॉइन वाला क्वेश्चन होता है, पुनः एरोप्लेन वाला क्वेश्चन होता है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन हम आपको अच्छे करा देंगे ताकि आपको मतलब ये टॉपिक से फेमिलियर हो जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम तो बस इसी फॉर्मूले से बनेगा बट वहां पे थोड़ा सा मेथड पता होना चाहिए कि चलिए कैसे कैसे करेंगे। तो हमने अपना बेस्ट किया है जितना से आपको समझ आ जाए। बस आपको क्या करना है, विथ पेन पेपर बैठना है और प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर कोई डायग्राम खींच के करना है। और वही 2 पॉइंट याद रखना है कि हम रेयर से डेंसर में देखेंगे तो रियल ज्यादा वर्चुअल कम, डेंसर से रेयर में देखेंगे तो वर्चुअल ज्यादा रियल कम। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रॉब्लम को क्या करेंगे, 4-5 अच्छे प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यह टॉपिक फिनिश होगी। पुनः हमें शिफ्टिंग के बारे में सीखना है कि शिफ्टिंग क्या होती है। उसके बाद हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और बहुत छोटी चीजें जानेंगे, क्रिटिकल एंगल के बारे में जानेंगे, तब जाकर के रिफ्लेक्शन का एक स्मॉल पार्ट फिनिश होता है। उसके बाद आपको पढ़ना होता है लेंसेज, और लेंसेज जब फिनिश हो जाएंगे फिर प्रीलिम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो लंबा सफर है, बस थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए क्योंकि छोड़ के तो कोई चीज हम नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, क्योंकि हम चीटिंग करने वाला काम नहीं जानते, हम बस यही जानते। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा बट अच्छा पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल गौर तो करना पड़ेगा, आपको सभी को करना पड़ेगा क्योंकि पढ़ना तो यही है, सब लोग यही पढ़ रहा है और आप चाहते हो कि ना पढ़ो और काम हो जाए। तो ठीक है, हम लोग करेंगे। ओके।